गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। सेनेट इलेक्शन करीब आ रहे हैं, कयास आराइयां बढ़ती जा रही हैं, हर तरफ से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। अब इसमें वजीर आजम ने भी अपना हिस्सा डाला। इस मामले से मुतालिक भी हमने गुफ्तगू की और वजीर आजम इमरान खान ने अवाम की टेलीफोन कॉल्स ली, उनके सवालों के जवाब दिए। ये नुस्खा कितना कारगर साबित हुआ, वजीर आजम तक अवाम की हकीकी शिकायत और मसाइल किस हद तक पहुंचे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात होगी कि सियासी मामलात अभी तक वहीं के वहीं है। मरियम नवाज अब भी इस्तीफों पर बज़िद हैं। क्या ये ख्वाहिश सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है या बाकी जमातें भी इसकी हिमायत कर सकती हैं? इस पर हम अपने तजियाकारों की राय जानेंगे। इसके अलावा आखिर में बात होगी उस तोहफे की जो पाकिस्तान तो पहुंच गया है, लेकिन ये तोहफा कब तक आवाम तक बगैर किसी रुकावट के पहुंचेगा, ये भी देखना होगा। बात करने के लिए हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे हमारे 5 तजियाकार। नासिर बेग साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, इसके अलावा आसमा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रजा रूमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अंबर शमसी भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों के वक्त का। सबसे पहले आज का पहला टॉपिक, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ अवामी राब्ते की मुहिम के सिलसिले में अवाम से गुफ्तगू की थी, जिस पर उन्होंने जो सवाल पूछे गए उनके जवाबात दिए थे। तो हमारे तजियाकारों से सवाल ये है कि बातचीत तो हो गई, वज़ीर आज़म ने सवालों के जवाब भी दे दिए, लेकिन क्या हकीकी शिकायत वज़ीर आज़म तक पहुँच गई? NBC। देखिए, मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर को हकीकी शिकायत का अंदाज़ा करने के लिए इस तरह की कोई मशक़ की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास IB है, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास इदारा शुमारियात है, उनके पास फिर फील्ड वर्कर्स हैं, फिर उनके टाइगर्स हैं। वो कहाँ गए वो टाइगर्स जो आपको बाज़ारों की खबरें दिया करते थे? तो उसके लिए तो मेरा ख़्याल इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये कोई और एजेंडा था, ये ख़िताब करने का था, ये PDM के बारे में अपने ख़यालात का दोबारा इज़हार करने का था, ये स्क्रीन कैप्चर करने का था। आपका प्रोग्राम भी ज़ाया हुआ, दूसरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया जिसमें यकीनी तौर पर सियासी बातें होती और कुछ छींटे पड़ते PTI के ऊपर भी। आवाम तक पहुँचने का एक तरीक़ा जो है वो है पुराना वाला, अयूब खान वाला, हर महीने ख़िताब, अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताना कि हमने ये किया। ये नहीं करना कि हमने ये करना चाहते हैं लेकिन माजी हुकूमत ने ये कर दिया। दूसरा है भुट्टो साहब वाला, खुली कचहरी, और खुली कचहरी इन रियल सेंस कि मैं बाज़ जगहों पर गया हूँ कि वहाँ बहुत लोग होते थे और बीच में बंदा बैठा होता था और लोग दरख्वास्तें लाते थे, वो उस पर दस्तखत कर रहा होता था, शिकायतें, गालियाँ, बोहतान सब सुनता था वो। और जैसा भी था, बहरहाल वो ये सूरत हाल थी। दूसरा है टेलीफोन पर नवाज शरीफ साहब ने कई बार सुनी, और जैसे भी फ़ोन थे वो, और जैसा भी ये प्रोग्राम था इसका भी आपको अंदाज़ा है। ये मेरा तो ख़्याल है ये प्रोग्राम पहले से रिकॉर्डेड था, फिर ये एडिट हुआ। इसकी बहुत बड़ी टीम थी, एक एडिट करने वालों की बहुत बड़ी टीम थी, प्रोड्यूसर्स की। तो इनके पास पहले से उनको पता है कि महंगाई है, आटा महंगा है, गंदम महंगा, कह भी रहे थे आटा महंगा है, गंदम महंगा है, सब कुछ महंगा है, सब्र कर लें, सब्र कर लें। और इस सब्र करते करते लोगों को 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। अब 2 साल बचेंगे इनके पास, उसमें वो क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आसार अभी तक अच्छे नहीं हैं। अगरचे कुछ हालात कोरोना ख़त्म होने के बाद हमारे हालात बेहतर हुए हैं, एक्सपोर्ट बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है और चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हम वहाँ से बहुत पीछे हैं और यकीनी तौर पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। यानी आपके ख्याल में जो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, आपने नो का ऑप्शन लिया, ठीक है। जनरल साहब, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अवाम के जो हकीकी मसाइल थे, जो आम आदमी का मसला था, वो वज़ीर आज़म तक नहीं पहुंच सका या पहुंच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक गालिबन ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, ये गालिबन उनका मकसद नहीं था, यूं लगता है, मैं जो एक्सरसाइज से समझा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि बजाय तकरीरों के प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे अहम इश्यूज़ के ऊपर अपना नुक्ता नज़र आवाम तक पहुँचाने में ये आसानी हुई, क्योंकि वो सवाल की शक्ल में किसी ने कह दिया या कहलवा दिया गया, तो वो उन्होंने उस पर अपना नुक्ता नज़र दिया, वो खासी वजाहत से, और बाज़ दफ़ा तो रेपिटेशन भी उनकी हुई। तो वो चीज़ ठीक है कि ये बाज़ आपने क्लैरिफिकेशन दे दी, लेकिन अवाम की शिकायत अगर आप इस तरह सुने तो वो यूजुअली पर्सनलाइज किस्म की होती हैं, लोगों के अपने बेशुमार मसले हैं।
उसके लिए आपने एक सिटीजन पोर्टल बनाया था जिसके जरिए शिकायत लोगों की आ रही हैं, उसके ऊपर नजर होनी चाहिए, उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। वो अगर उसमें कोई रुकावटें हैं या उसमें एक्शन लोगों ने नहीं लिए या वो वक्त के साथ साथ उस पर जो जोश जज्बा था वो ठंडा पड़ गया, तो रिवाइवल उधर जरूरत है उसको आप, क्योंकि वो आदमी की रीच में, आदमी कहीं भी बैठ के उसमें अपनी शिकायत जो है अपनी दर्ज करवा सकता है। तो उसको फाल करने के लिए वो बड़ा अच्छा कदम था, उसी को करें। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल के, और ये फिर इसमें बड़ा वक्त लगता है। प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा इस तरह का काम करेगा? आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, मैकेनिज्म है, वो सिटीजन पोर्टल से अपनी शिकायत उठाएं और उसका अजाला करें, तो अवाम उससे मुतमईन होंगे। ये जो इश्यूज के ऊपर उन्होंने अपनी राय जारी की, ये मेरा ख्याल है उनको जनरली भी अखबारों में रोज आते हैं, टेलीविजन पे हम इन इशू पे रोज बहस करते हैं, और उनको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, डॉलर रेट जो है वो तब्दील हुआ जिसकी वजह से महंगाई हो गई है, वो ये सारी चीजें हम बात करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपना नुक्ता नजर जो टेलीफोन कॉल्स ली गई उनका मकसद कुछ और था, ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, तो इसलिए हम ये समझे कि ये मकसद जो हम कह रहे हैं ये पूरा नहीं हुआ। जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि इसके लिए तो सिटीजन पोर्टल वगैरह मौजूद है, आप उधर कर सकते हैं। ठीक है अंबर, एक आम आदमी का मसला इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, मुख्तलिफ तरह के मसाइल है, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही और बहुत से मसले हैं। क्या आपको लगता है कि ये मसाइल जिनका अभी मैंने जिक्र किया ये वजीर आजम तक पहुंचे हैं कल? देखिए, अगर हम मकसद की बात कर रहे हैं तो जैसे मेरे दीगर जो मेहमान इससे पहले थे उनका यही बताया है कि और भी जराए हैं जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि इस वक्त मसले क्या हैं। महंगाई का जिक्र हुआ था कल, एक कॉलर ने बात की थी, उस पर वजीर आज़म इमरान खान ने वही बात की, दोहराई थी, जो अक्सर इंटरव्यूज में भी जब उनसे एंकर्स पूछते हैं तो वो वही जवाब देते हैं। तो या तो ये हम समझ सकते हैं कि शायद ये जो हुकूमत का बयानिया है कि महंगाई इसकी वजह से है, नून लीग की हुकूमत की वजह से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से है, वही दोहराने का मकसद था, तो फिर उन्हें दोहराने का मौका मिल गया। लेकिन अगर हम समझते हैं कि ये एक और मौका था कि वजीर आज़म इमरान खान एक कोशिश कर रहे हैं कि वो दिखाएं कि एक शफाफ हुकूमत है जो आवाम से बराह रास्त राब्ते में रहती है, तो उससे तो मेरा ख्याल में ये मकसद पूरा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ भी 90 के दहाई में टेलीफोन कॉल्स जो है वो लाइव किया करते थे, या क्या कह सकते हैं कि अलेजिडली लाइव किया करते थे, हालांकि हमेशा प्री रिकॉर्डेड होते हैं और स्क्रीन होते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो भी किया करते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये हमेशा एक मेरे ख्याल में एक पॉपुलिस्ट मूव होता है, अगेन ये दिखाने के लिए कि जो हुकूमत है या हुक्मरान है या वजीर आज़म है वो एक डायरेक्ट कनेक्शन है उनका आवाम के साथ, जो जाहिर है जब आप इस ओहदे पे आते हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके बहुत सारी मसूफियात होती हैं, आप जल्द से जुलूस में खिताब तो कर सकते हैं लेकिन उस तरह का कनेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर ये वन ऑफ एक्सरसाइज थी, जो स्क्रीन कॉल्स थी जो बज़ाहिर हमें मालूम हुआ है कि ये एडिटेड भी थी, तो फिर मेरे ख्याल में कि ये एक वजीर आज़म इमरान खान को मौका मिला था अपनी राय का इजहार करने का या पेश करने का, लेकिन क्या अवाम के जो मसाइल का हल इस तरह से उनको आगाही मिलेगी इसके जरिए, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है रजा, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए, मेरा जो मैं अग्री करता हूं जो भी बात कही गई है। एक तो पहली मैं ये जरूर कहूंगा कि ये अच्छी चीजें होती हैं, अपनी राबता जो होता है वो जारी रहना चाहिए और उसमें कोई मज़ायका नहीं है, ये दुनिया भर में ऐसे होता है। लेकिन मेरा इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ये सिर्फ ये सब काम वज़ीर आज़म के बस का तो है नहीं। ये काम तो दरअसल मकामी हुकूमतों को करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को करना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे अक्सर जो महकमे हैं जो कि अवाम का जिनसे बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, रियासत और अवाम का रिश्ता जो है वो थाने में, कचहरी में और महकमा तालीम, महकमा सेहत, इस तरह की जो इंटरेक्शंस होते हैं हर रोज़ डे टू डे, वो तो उस लेवल पर होते हैं। वज़ीर आज़म साहब ताकीद कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन असल काम तो वहाँ पे होना है। और उसके लिए अगर वो वाकई में सीरियस हैं कि अवाम की रसाई हो जाए, अवाम के मसले हल हों, अवाम की आवाज़ पहुँचे, तो उन्हें इन स्ट्रक्चर्स को तक़वियत देनी होगी। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं। मसलन देखिए, बैनुल सूबाई राब्ते की जो एक वजारत है
हमें नहीं मालूम उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो उन्होंने कौन से इक़दाम उठाए हैं। मुश्तरका मफादात की काउंसिल है आइनी, उसके भी इजलास कई साल नहीं होते, शायद उसका अब तलब किया जा रहा है। तो बहरहाल ऐसी पॉलिसी वहाँ भी रखनी चाहिए। और उसके साथ जो सूबाई महकमे 3 सूबों में PTI की अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पर भी ताकीद करनी चाहिए कि वहाँ के जो वज़रा हैं, वज़ीर आला हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जो मकामी ऑफिशियल्स हैं उनका राब्ता कैसे इस्तवार हो, वो कैसे लोगों को रिलीफ दें। ये जो चीज़ है ये 90s में भी हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ ने भी ये वाला काम किया था। उससे पहले आई थिंक पहले भी 1-2 बार एक्सपेरिमेंट इस तरह के हुए थे। तो बहरहाल ये मतलब मैं ये नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा इसको तनकीदी नज़र से देखा जाए। ये काबिल सताइश है कि अगर वो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, लेकिन उनको जो असल चीज़ है वो इदारों को ठीक करने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि इन इदारों में इस्लाहात आनी चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है पाकिस्तान की अफसर शाही जो बनी हुई है उसको किस तरह अवाम की खिदमत पर मामूल किया जाए। ख्याल में अवाम के मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँच गए हैं? कल जो बातचीत हुई इससे हम आपके जवाब से ये अखज़ करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो पहुंचे हैं। देखिए मसाइल तो ढेरों में। अच्छा, तनकीद ना करें, लेकिन मसाइल नहीं पहुंचे, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल ठीक है। आजमा, अभी जैसे जनरल साहब ने भी जिक्र किया कि सिटीजन पोर्टल मौजूद है शिकायत के लिए, लेकिन जब टेलीफोन कॉल्स ली गई तो उसका एक मकसद बज़ाहिर ये लग रहा था कि शायद कोई भी आम आदमी फ़ोन करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा और वज़ीर आज़म फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और उस मामले को एड्रेस किया जाएगा। क्या आपके ख्याल में ये मकसद पूरा हुआ? क्या अवामी मसाइल वज़ीर आज़म की पहुँच पाए उन तक? देखिए जी, मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था और इसे रेगुलरली होना चाहिए। अभी भी यहाँ पे भी कुछ ऐसे मसाइल वहाँ पे डिस्कस हुए कि हम यहाँ पे उन्हें मेंशन भी नहीं कर रहे। बलूचिस्तान की सब बात हुई, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया की बात हुई वहाँ पे। इसके अलावा और ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हुई जो हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते। वो इस लेवल पे ही जाके बात हो सकती है। जो क्वेश्चंस हुए वो एकदम अब्रप्ट और स्पॉन्टेनियस और बहुत ट्रिकी थे। मतलब उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा। एक लाइव चैनल पे प्राइम मिनिस्टर अपने सामने इतने ट्रिकी सवाल रख के, ठीक है वो बहुत कॉन्फिडेंट और उनमें एक है उनकी स्पोकन स्किल और उनकी कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन नोबडी वांट्स टू पुट देमसेल्व्स इन हार्ड वाटर्स पूरी दुनिया के सामने। तो इसको हम जितना भी इसको कट साइज करना चाहें, लेकिन वहाँ पे बहुत से क्रिटिकल मसले टेबल हुए हैं और उसका जवाब दिया गया है, कम्युनिकेट किया गया है। बकिया जैसे हमने जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि ये पहले भी होता रहा है, नवाज शरीफ साहब भी करते थे, गिलानी साहब भी करते थे। यहाँ पे ये बेसिकली खान साहब के लिए क्रिटिकल है। उनका एक पर्सोना मुख्तलिफ है। उन्होंने हमेशा एक डायरेक्ट कनेक्शन अपने लोगों के साथ रखा है, क्या वो शौकत खानम हो, क्या वो उनकी पॉलिटिकल एक कैरियर हो, वो 1-to-1 अपने कारकुनों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ रहे हैं। जिन लोगों की और हम बात कर रहे हैं वो तो राउंड फिस्ट के साथ मुसाफा भी नहीं करते। तो हम इस तरीके से उन दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं कर सकते। खान साहब के लिए हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद हिज ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये उनकी सियासत की बुनियाद है। यहाँ पे एक और भी बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम ये देख रहे हैं कि शायद ये तो इन द वो रिप्लेस करेगा इसको। अगर उन्होंने एक टेलीफोन कॉल का सेशन रख लिया है तो डिपार्टमेंट्स नेग्लेक्ट हो जाएंगे। टेलीफोन कॉल का सेक्शन रख लिया है तो इसके मुकाबले में पोर्टल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। आपके ख्याल में जो एक्सरसाइज हुई वो बिल्कुल उसका मकसद पूरा हो गया, अवामी मसाइल वज़ीर आज़म तक ऑब्वियसली। देखिए अगर हम कहें कि कब्जा माफिया कोई क्रिटिकल बात नहीं है तो कब्जा माफिया से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। बलूचिस्तान वाकई हम सब से बहुत पीछे है और उसको अपना ड्यू राइट नहीं मिला, उसके लिए बात हुई है। ये तमाम बातें टेबल हुई हैं। महंगाई की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, वो तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल सवाल था जिसमें हमने फोकस कर लिया। आप कैनवस देखिए कितना वाइड था उस कॉन्वर्सेशन का। तो यानी जो अहम मसाइल थे वो एड्रेस हो गए, इन शॉर्ट आप ये कहना चाहती हैं। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। हमारे 4 तज्जियाकारों ने नो का ऑप्शन लिया और आसमा ने येस का ऑप्शन लिया है। सवाल हमारा ये था कि वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल पर अवामी मसाइल सुने, क्या हकीकी मसाइल वज़ीर आज़म तक पहुँच गए? तो इसका जवाब हमारे तज्जियाकारों ने दिया है और अपनी अपनी राय का इजहार किया। यहाँ पर हम एक ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस बाद हम बात करेंगे PDM के इस्तीफों से मुतालिक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अपोजिशन की जानिब से असेंबलियों से मुस्ताफी होने का शोर थम गया, मगर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातें इस्तीफे देने पर यकीन रखती हैं। इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 फरवरी को इस्तीफों के तरीक़ाकार के हवाले से फैसला किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद सवाल की जानिब आते हैं। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो फोर्थ को इंशाल्लाह डिस्कस होगा। असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए, ये कहा है मरियम नवाज ने। क्या ये मौक़िफ़ सिर्फ नून लीग तक महदूद हो रहा है या बाकी जमातों का बयानिया भी ये हो सकता है? आज का हमारा सवाल ये है। रजा, आपको क्या लगता है? जी, मुझसे पूछ रही हैं आप? जी जी, देखिए, बड़ा वाज़ेह है कि नून लीग का तो शुरू से ही यही मौक़िफ़ रहा है। पहले सभी इसी को अपनाए हुए थे, फिर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक फ़र्क हिकमत अमली जो है वो रेकमेंड की, और फिर बाकी जो इशारे मिले वो ये कि बाकी पार्टियां भी जो हैं उसी लाइन पर आ रही थी। लेकिन ये आज जो यकदम इन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया है, तो इसका तो बड़ा एक क्लियर और वाज़ेह सिग्नल है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो काफ़ी हद तक एक ही सफ़े पर दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ इबहाम का शिकार है। और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी गवर्नमेंट भी है, और जो सेनेट में उनको सीट्स मिलनी है वो सिस्टम को शायद डिरेल नहीं करना चाहते, क्योंकि दे हैव समथिंग टू लूज। इन दोनों को नून के पास तो कोई कुछ बचा नहीं है, क्या वो मजीद लूज करेंगे? उनका तो जो हो गया सो हो गया, आप सबको पता ही है। तो लेकिन ये जो इख्तलाफात इनके दरमियान इस तरह के उभर कर आए हैं माजी करीब में, और अभी 4 को इनका इजलास है, देखिए उसमें क्या होता है। शायद उस इजलास के लिए भी वो तैयारी करी हो मरियम, पब्लिक सिग्नल देने के लिए। वो इन इख्तलाफात की वजह से जो अवाम में तासुर गया है वो यही गया है कि ये लोग अब मुत्तहद उस तरह से नहीं रहे, और शायद कुछ इनकी जो उठान थी इस मूवमेंट की, उसमें या तो कुछ कमी हो गई है या डाइल्यूट हो गई है। अब ये 4 तारीख को जो इजलास होगा परसों, उसमें ये मालूम पड़ेगा कि किस हद तक इनका बयानिया एक ही है या अभी भी वो इख्तलाफात कायम हैं। अभी कुछ कहना काबिल वक्त होगा। इजलास में भी वक्त बाकी है। रजा, आप ऑप्शन क्या लेंगे, येस या नो? देखिए, मैं ये बड़ी मुश्किल है, ये सवालात आप जो करते हैं ना इनका सीधा सीधा जवाब कईयों का नहीं होता। काश के येस नो में बात हो आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाहते, इट्स ऑल राइट। जनरल साहब, दोनों जमातें जो हैं बड़ी ओपोजिशन की, पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, दोनों के अपने अपने मफादात हैं, दोनों के अपने अपने नजरियात हैं। इसी तरह से हिकमत अमली में भी फर्क नजर आता है। इनकी बातों में बज़ाहिर अभी तक इत्तेफाक नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो इस्तीफों का मामला ये सिर्फ नून लीग तक महदूद है? लगता यही है कि ये सिर्फ अब नून लीग तक महदूद है, और वो भी कोई बड़ी फर्म स्टेटमेंट नहीं। अगर आप उसको स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा ये देने चाहिए। ये वो उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया है, एक सोच का इजहार किया है। ये नहीं कहा कि हम हर हालत में देंगे। सही। लगता ये है कि देने चाहिए वाला वो मशवरा दूसरों को भी दे रहे हैं कि भाई आप भी सोचें इसके बारे में, लेकिन गालिबन वहां से कोई इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है, और नून लीग अकेली अगर चाहती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अकेले इस पोजीशन में है कि इस्तीफे देके फारिग हो जाएं, क्योंकि उनकी तादाद जितनी भी है, बासूरत बाकी पार्टियां अगर असेंबली में बैठी हुई हैं तो इनके बाई इलेक्शन हो जाएंगे, और बाई इलेक्शन करवाने के बाद ये बड़ा बहुत इनका, यानी जो लाहौर में जलसा हुआ या लाहौर में जो इनकी स्ट्रेंथ वीक हुई है, खास तौर पे याद सादिक की बमबारी के बाद, वो आप देखें कि इनको खतरा होगा ये पहले जैसी भी सीटें शायद ना ले सकें। ये एक वक्त पे इनका बयानिया चल रहा था वोट को इज्जत दो, उसको छोड़ के जब इन्होंने कन्फ्रंटेशनल सारा काम शुरू किया है तो इनकी सपोर्ट कम हो गई। और लाहौर में खास तौर पे याद सादिक के स्टेटमेंट्स और उसकी तकरीर के बाद तो याद सादिक अपनी ही अगर चले जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो बड़ी उसकी दिलेरी की बात होगी, वहां लोग उसको नहीं देखना चाहेंगे। तो इन हालात में ये देने चाहिए वाली बात बस आप उसी तक ही रखें, इससे आगे मेरा नहीं ख्याल ये जाए। ठीक। एनबीसी जिस तरह कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, इसी तरह जितनी जमातें उतने बयानिए। आपको इस्तीफों का मामला क्या लगता है कि क्या दूसरी पार्टीज इससे इत्तेफाक करती हैं?
देखिए, इस वक्त पीडीएम में 2 ग्रुप हैं बहुत क्लियर। उसमें एक ग्रुप है कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे, मतलब इस्तीफ़े अभी नहीं देंगे, इस्तीफ़े अभी नहीं देंगे। जो पूरा प्रोसेस है पीडीएम का, जो लिखा हुआ है तहरीरी, वो पूरा करेंगे, उसके बाद जाएंगे इस्तीफ़ों पर। और वो प्रोसेस है लॉन्ग मार्च वगैरह, उसके बाद बात होगी। और ये पीपल्स पार्टी भी कह रही है, एएनपी भी कह रही है, और मैंगल साहब भी कह रहे हैं, और उनके साथ जाहिर है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान भी बीच में आ गए, अब ना दाएं तरफ ना बाएं तरफ, बीच में आ गए। और उनका कहना यह है कि हमने आईनी माहिरीन से मशवरा किया। मैं यहाँ से 2 महीने पहले हम बात कर चुके थे, और हमने कहा था ना आर होगा ना पार होगा, ना असम्बली का बाइकाट होगा, ना ज़िमनी इंतखाबात का बाइकाट होगा, ना सेनेट का बाइकाट होगा। कल उन्होंने मेरी बात को आईनी माहिरीन की बात में मुझे पैसे दिए बगैर कहा कि हमने आईनी माहिरीन से बात की है। उनका कहना है कि हमें सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो यहाँ तक और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, यहाँ तक आ गए हैं। और इस्तीफ़ों के बारे में अब चाहिए वाली बात आ गई, जनरल साहब कह रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब 1 महीने की आइसोलेशन के बाद, कोरोना से इनको आइसोलेट किया गया था, दोबारा एक्टिव हो गए हैं, लंदन में नज़र आए हैं, या दफ्तर भी गए, टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी किए। तो शायद जो सरबराह इजलास हो रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हों बेटी को। और आज जब मरियम ने यह बयान दिया है तो उस टेलीफोन कॉल के बाद ही दिया है कि होना चाहिए। लेकिन जो चाहिए वाकई इस पर गौर करने की बात है कि अब एक प्रपोज़ल रह गया है, ये अब ये फैसला नहीं रह गया। तो पीडीएम जो है वो बरकरार है, वो बरकरार रहेगी, इसी अंदाज में चलेगी, ढील ढाला कन्फेडरेशन होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस मसले पर कोई बड़ा झगड़ा हो या कोई बड़ी आफत आए। यानी ये सिर्फ नून लीग का मौक़िफ़ ही रहेगा। जा ठीक। अंबर, जिस तरह से अगर नून लीग इस्तीफ़ों की बात करती है तो नून लीग को शायद ये नज़र आता है इन फ्यूचर उनके पास पंजाब में गवर्नमेंट आ जाएगी, वफाक में गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की बात इसलिए नहीं करती कि अब भी उनके पास सिंध गवर्नमेंट है और आइंदा भी उनके पास सिंध गवर्नमेंट ही आएगी, इससे ज़्यादा का उनके पास शायद ऑप्शन नहीं है या उनको नज़र नहीं आता। क्या आपको लगता है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को कायल कर सकेगी इस बात पर कि वो इस्तीफ़े दे दें? देखिए, आपको याद होगा कि जब इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की बात हुई थी तो पीपल्स पार्टी ही ने कन्विंस किया था दीगर जमातों को कि असेंबलियों से इस्तीफे देंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले तो कोई फायदा नहीं होगा, इलेक्टोरल कॉलेज टूटेगा नहीं। और हिस्सा लेने का सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया था सेनेट इलेक्शंस में। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी फिर फैसला कर लिया था कि सेनेट इलेक्शंस में, इंतखाबात में वो हिस्सा लेंगे। देखिए, ये चाहिए वाली बात मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत अहम है, क्योंकि आप देखें कि जो रेटरिक है, जो पहले एक डेडलाइन दी गई थी, उसके बाद आर या पार की बात हुई थी, फिर जो इदारों के सरबराहान पे बात हुई थी, वो सब नरमी बतदरीज हमें देखने में आई। तो जो मोमेंटम बन गया था वो मेरे ख्याल में तो अब ऑपोजिशन और पीडीएम है बिल्कुल खो चुकी है। और कुछ तजादात भी नजर आते हैं, आप उसको जो मर्जी जिस तरह से कहते हैं कि स्टेक्स किसके हैं, किसी के सिंध में है, किसी के किसी में है, तो वो मोमेंटम खो चुके हैं। और ये इनको सीरियस, इनको जायजा लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए अभी जो इजलास होने जा रहा है माजरत 4 फरवरी को, कि इनकी स्ट्रैटेजी कहाँ गई थी और कहाँ पहुंच गई है। अगर आप सिर्फ लॉन्ग मार्च पर इन्हिसार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो मजीद दीगर जो आपके जो स्ट्रैटेजी थी उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या हासिल होगा? क्योंकि इसमें नुकसान तो पीडीएम का है। एक और इसमें बहुत अहम बात करने वाली है कि सिर्फ नून लीग के इस्तीफे देने से, जिसकी जाहिर है सबसे बड़ी जमात है कौमी असेंबली में, उससे फिर भी फायदा नहीं होगा। ये इकट्ठा मिलकर ये पीडीएम अगर इस्तीफे देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत धचका पड़ेगा और वो कौमी असेंबली में पड़ेगा। और इसीलिए अगर इनको वो ये चाहते हैं कि अपने मकासद हासिल करें और चाहते हैं कि ये जो नुकसान हो रहा है अपोजिशन जमातों का मजीद कमज़ोर हो सकती हैं, इस तरह की एक ज़ोरदार किस्म की तहरीक चलाने की कोशिश और फिर नाकामी से, तो फिर इनको अब सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मुत्तहद रहना, फिर इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी और ऐसी डेडलाइंस ना दें जो पूरा ना कर सके। ठीक है, अंबर ने अपना जवाब दे दिया। आसमा, इस्तीफों के मामले पर दीगर जमातों को कायल करना, इज इट पॉसिबल?
देखिए जी, ये एक बहुत ही डाइवर्स किस्म की अलायंस बनी है। इसमें अपने अपने नज़रियात हैं, अपने अपने गोल हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं। इनका कोई म्यूचुअल गोल, म्यूचुअल टारगेट ही नहीं है। अगर आप इसे बड़ा क्रिटिकली देखें ना, तो ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट का लद्दू है, जिसके ऊपर आपके लोगों की मसाइल का एक वो वर्क नहीं होता, वो लगा हुआ है। ये पीपल वोंट बाय। वो क्यों ये चीज़ बाय करेंगे? बेसिकली 3 ख़ानदानों को, या एट द मोमेंट अभी अगर हम देखें तो 3 ख़ानदानों को, अगर आप 4 अजगज़ई साहब को भी मिला लें, वो भी जो अपनी एक डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, तो इन 4 डाइवर्स गोल्स जो कि बाद दफ़ा आपकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट से भी कोलाइड कर रहे होते हैं, उसकी तरफ कोई क्यों इंक्लाइंड होगा? और जिस किस्म की रिजेक्शन इन्हें पाकिस्तान की आवाम से मिली है, वो तो अपनी मिसाल आप है। हम बहुत ही एक रिलीफ है कि अभी भी हमें इतना एक अवेयरनेस है कि हम 2 चीज़ों को अलग-अलग करने का पोटेंशियल रखते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी की कुर्बानी के ऊपर अपनी सक्सेस नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। आपको खुद अपनी उस सक्सेस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये बात PMLN को समझनी पड़ेगी। एक लीडरशिप जो स्ट्रगल से खुद को अलहदा करे ना, वो कभी भी ग्लोरी अटेन नहीं कर सकती। एक और जहाँ पे मैं चीज़ ऐड करने की कोशिश करूँगी, जैसे अभी हमने मरियम साहिबा का बयान सुना, एज अ विमेन लीडर आई कंसिडर हर वेरी डायनामिक, और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अटेन कर सके जिसमें उनका पोटेंशियल है। मगर हम एक इमरान खान साहब का एक पर्सोना है, जिससे आप लोगों को जो एक कंसिडरेबल हमारी एक जनरेशन है ना, यूथ, वो उस पर्सोना के साथ बड़ी हुई है। आप किसी को ये नहीं कन्विंस कर सकते कि ये एक फेलियर है जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। करना मुश्किल काम है। आपके ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा कि दीगर जमातों को भी नून लीग अपने साथ मिला सके और एक आइडल को आप गिव द डेविल इट्स ड्यू एंड टेक योर कोर्स। ओके, हमारा सवाल ये था कि क्या इस्तीफों का मामला जो है ये सिर्फ नून लीग के मौक़िफ़ तक महदूद हो जाएगा? हमारे तज्ज़ियाकारों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे इनकी, जो पाकिस्तान तो आ चुकी है, लेकिन उसकी बराबरी के साथ तकसीम किस तरह मुमकिन होगी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आलमी सतह पर बेमिसाल साइंसी कोशिशों के बायस तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान भी पहुंच गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से ये वैक्सीन हर शहरी को मुफ्त लगाई जाएगी। तो हमारा सवाल आज ये है कि पाकिस्तान में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज होने जा रहा है। इस मामले पर हुकूमत बराबरी से रसाई को किस तरह मुमकिन बना पाएगी? आसमा, लेडीज फर्स्ट, आप बताइए। देखिए जी, मैं तो काफ़ी होपफुल हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मैन इन पावर है वो पूरी दुनिया में इज़ रिकग्नाइज एज सबसे अगर आप देखें तो दुनिया की लिस्ट में ऊपर पहले 4-5 नंबरों में ही इज़ रिकग्नाइज एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो अभी फ़िलहाल सिचुएशन इज़ इन गुड हैंड्स। बाकी हमारे रिसोर्सेज और हमारी मैकेनिज़्म में बहुत से लूप होल्स हैं, उनका तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की ज़रूरत रहेगी, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत रहेगी, इंश्योरेंस की ज़रूरत रहेगी कि हर किसी तक ये सहूलत पहुँचे। लेकिन जहाँ तक जिसके हाथ में ये तमाम मामलात हैं उस पर ट्रस्ट इस हवाले से तो मेरे ख्याल से ब्लाइंडली किया जा सकता है। बकिया डिलीवरी में ये लोग काफ़ी चैलेंज रहे हैं। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस। ठीक, अंबर, किस तरह से बराबरी से रसाई तमाम लोगों तक वैक्सीन की मुमकिन हो सकेगी? उसके लिए तो सबसे पहले तो, क्योंकि एक पहले जो प्रायोरिटी फेज ग्रुप है वो तो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, खासतौर पर सबसे पहले जो कोविड-19 से वार्ड्स में काम कर रहे हैं या मरीजों से के साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद होगा। मेरे ख्याल में तकरीबन 1,50,000 के करीब जो अगला प्रायोरिटी ग्रुप आता है, आप देख लें, वो या तो 60 से ज़्यादा जिनकी उम्र है या 65 से ज़्यादा उम्र है। तो ये आपको इन सब, ये जो प्रायोरिटी ग्रुप है सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन देने के लिए मुल्क भर में आपको तकरीबन 25 मिलियन डोजेस चाहिए होंगी इस वैक्सीन की। फिलहाल हमारे पास जो चीन की तरफ से मुफ्त जो हमें एक गिफ्ट मिला है, वो जाहिर है वो नाकाफ़ी है, मेरे ख्याल में 5 लाख के करीब है। उसके बाद जो नेक्स्ट
फेज में आएगा वो जो अगेन दिस इज आल्सो फ्री कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए आएगा, वो 20% पॉपुलेशन जो है उसके लिए होगा। तो अभी जो हमारा ये स्प्रिंग और ये पहला जो फेज है उसमें अभी तक तो लगता है कि कुछ हद तक ये ग्रुप्स तो इनको शायद कवरेज मिल जाए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी में की तरफ जाना हो तो उसके लिए हमें तकरीबन 121 से 180 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन को कवर करना होगा। वो क्या मुमकिन हो सकेगा? अब आप कह रही हैं कि इसको कैसे हो सके कि अभी तक जो हमें वैक्सीन मिली है, जो मिल रही है और जो आ रही है, उसके वादे किए गए हैं दैट इज फ्री। हुकूमत ने भी वादा किया है कि इट विल बी प्रोवाइडेड फ्री, लेकिन इसमें कुछ काफी चीजें देखनी है कि जो अभी तक डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, वो तो एक तरफ ठीक है, लेकिन आपको एक जाहिर है ये भी मॉनिटर और ट्रैक करना है कि आपकी डोजेस जो हैं, एक अगर मिल गई है फिर अगली उसको कितनी जनरली 2 डोजेस वाली वैक्सीन है कोरोना वायरस की, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर फैसला करना होगा। ठीक है एनबीसी, अभी जो वैक्सीन फ्री दी जा रही है, ठीक है एनबीसी, अभी जो वैक्सीन फ्री दी जा रही है वो तो हमें तोहफे में मिली, फ्री में मिली, लेकिन वो वैक्सीन जो पैसों से खरीदी जाएगी वो आम आदमी तक किस तरह से मुफ्त पहुंच पाएगी? एक बड़ा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जो 18 साल से कम उम्र लोगों का है, जिनको शायद वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन वो लोग जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या जो हाई रिस्क पे हैं, उनकी तादाद फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो उन तक रसाई को मुमकिन बनाना किस तरह से पॉसिबल होगा? देखिए 5 लाख का तोहफा तो आपके पास आ गया और इसमें से 84,000 कराची आ गए, जिसकी आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ आबादी का शहर है ये। मतलब लाहौर है, उसके बाद हैदराबाद है और दूसरे शहर हैं हमारे जहाँ पर ज़्यादा WHO की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, वो कहता है कि जिस इलाके में ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ आप टीका लगाएं पहले। तो वही करना पड़ेगा आपको। WHO ने यह भी कहा है कि हम नज़र रखेंगे इस सूरत हाल पर। WHO की पहली खेप आपको मिलेगी मार्च में और दूसरी मिलेगी जून में। ये तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख आपका टीके होंगे जो आपको मिलेंगे। कराची में मैंने एक जगह जाके देखा था, खालिदीना हॉल है, बड़ा मशहूर, शायद लोगों ने देखा हो। वहाँ इन्होंने एक बनाया सेंटर और वहाँ 25, 30, 40 बेड हैं, वहाँ सिस्टम में बनाया और अस्पताल में सिस्टम बनाए। ऐसे सिस्टम बहुत चाहिए सिस्टम, हर जगह चाहिए, पूरे पाकिस्तान में चाहिए। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है ख़रीदारी का, मेरी इत्तला तो नहीं है। मेरी इत्तला ना सिंध ने किया है, ना पंजाब ने किया है, ना बलूचिस्तान ने किया है, ना KPK ने किया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। हम एहतियात पे गुजारा करने के बारे में सोच रहे हैं। एहतियात आपको एक हद तक मिलेंगे। WHO ने कहा 20% ऑफ द पॉपुलेशन, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको बॉम्बे में दिल्ली में हर्ड कम्युनिटी आ चुकी है ऑलरेडी, 50% लोग इम्यून हो चुके हैं। हमारे यहाँ उस सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए आपको, और ये वैक्सीनेशन करने के लिए आपको ख़रीदारी करना पड़ेगी हर सूरत में। तो जब तक ख़रीदारी आप नहीं करेंगे आपका काम पूरा नहीं होगा और नामुकम्मल रहेगा। ठीक है रज़ा, जिस तरह सिंध और पंजाब का हमेशा झगड़ा रहता है कोटे से मुतालिक, सिंध कहता है हमारा हिस्सा ज़्यादा है, हमें काउंट ठीक से नहीं किया जाता, मरदमशुमारी में हमारा हिस्सा पूरा नहीं डाला जाता। दूसरी जानिब पंजाब कहता है कि हमें हमारा कोटा पूरा नहीं मिलता। तो ये जो वैक्सीनेशन के मामले पे कोटा होगा, ये किस तरह से डिवाइड होगा? जी देखिए, जैसे कि पहले सेगमेंट में मैंने अर्ज किया कि ये बेहतरीन मामलात जो हैं ये तय होते हैं कि अगर जो आईनी मैकेनिज्म्स हैं उनको बहाल किया जाए, उनको उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बहस और एग्रीमेंट्स हों, जैसे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या मुश्तरका मफादात की काउंसिल, जो कि मरकज और सूबों के दरमियान एक प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर इख्तलाफ राय हो तो उसको आप हल कर सकते हैं। तो सिंध ने तो शायद खुद से भी ऑर्डर किए हैं, वो जो अखबारों में तो हमने यही देखा है। और बात यह कि ये तो अभी बड़ा वक्त लगेगा वैक्सीनेशन जो पूरी है। अगर आप देखें इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है इंटरनेशनल, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी और भी बहुत सारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान की ही इनकम लेवल के ऊपर, वहाँ पर वैक्सीन का ये अंदाज़ा है कि इस साल के आखिर या अगले साल कहीं जाके आबादी की खातिर ख्वाह तादाद को
वैक्सीन लगेगी। देखिए, वैक्सीन का जो फायदा तब होता है और उसका मकसद ये होता है कि 70% आवाम जो है, आबादी, उसको आपने महफूज करना होता है, फिर कहीं जाके वबा थमती है। अगर आप 5%, 10%, 15% करेंगे तो वायरस जो है वो रहेगा और वल्नरेबल लोग जो हैं उसकी जद में आते रहेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस वक्त तो जो तरजीह होनी चाहिए फिल फौर ये होनी चाहिए, और इसमें कुछ ताख़ीर भी हुई जो हमने मीडिया में पढ़ा, अखबारात में भी इस पर रिपोर्ट हुई कि वैक्सीन के जो ऑर्डर्स हैं वो पहले ही लोगों ने बुक करवा दिए थे। और इसमें एक और मसला ये है कि दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं उन्होंने पहले कब्जा कर लिया वैक्सीन की रिसोर्सेज के ऊपर। तो जो गरीब ममालिक हैं ने पहले कब्जा कर लिया, और वो ममालिक जो थोड़े से कम थे अमीर ममालिक से, वो थोड़े पीछे रह गए। उनको भी चाहिए था कि बर वक्त वो अपनी ज़रूरियात को रजिस्टर कराते ताकि उनको भी वैक्सीन मिलती। जनरल साहब, आपका तज्जिया क्या है? हम जैसे गरीब पीछे रह गए। ठीक, देखिए, बात ये है कि जो मुल्क ये वैक्सीन बना रहे हैं वो अपनी भी पॉपुलेशन को पूरी तरह ये मुहैया नहीं कर सक रहे, क्योंकि वो रोजाना की बुनियाद पे जो उनकी प्रोडक्शन है वो पॉपुलेशन से उसका कोई तनासब नहीं है। वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका में मैं किसी से पूछ रहा था तो वहां पे जिससे मैंने बात की उसने कहा जी मेरी कंपनी को 500 डोजेज मिलती हैं हर हफ्ते, और मैं 500 लोगों को अकोमोडेट करता हूं, और वो प्रायोरिटी की बुनियाद पे, यानी उस पे भी क्राइटेरिया रखना पड़ा है। और अगर कोई ना आए तो फिर किसी और को वो अकोमोडेट कर रहे हैं, वरना लोग हैं जिनको वो कर रहे हैं और पता नहीं उनको कब कितना वक्त लगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमने जो खरीदने के लिए कहा था, हमें इंडिकेशंस हैं कि हमें मार्च तक 2.25 करोड़ डोजेज और मिल जाएंगी। लेकिन जो तरीकाकार है वो MTOC ने जो वर्कआउट किया है वो बड़ा अच्छा है। उसमें जो सबसे पहले जो एक्सपोज लोग हैं जैसे ये हेल्थ वर्कर हैं, उसके बाद उन्होंने एज के लिहाज से रखा है कि जो वल्नरेबल एज है उसको पहले कवर किया जाए, फिर इलाके हैं जो खास तौर पे, और तीसरा उन्होंने कैटेगरी क्राइटेरिया रखना बहुत जरूरी है। अगर क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा तो तमाम लोगों तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। जनरल साहब, बहुत माजरत कता कलामी के लिए वक्त खत्म हो गया है। हमारे तमाम तज्जियाकारों ने अपनी आरा का इजहार किया। अब आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।